पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि ग्रैंडफादर यूफेंग यूनसेओ को बचाते हुए शहीद हो गए, लेकिन रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहानी में एक ट्विस्ट है। वो उस खतरनाक स्नेक अटैक से मरे नहीं, बल्कि बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गए थे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि यूनसेओ अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए क्या हद पार करेगा और उस चुलबुली शॉर्ट गर्ल बिंग लिंग की सील तोड़ेगा कैसे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रैंडफादर यूफेंग के कमरे से। कमरे में खामोशी नहीं, मायूसी का शोर था। हर चेहरा उम्मीद हार चुका था, क्योंकि टाउन के सबसे बड़े डॉक्टर जेंग उनका इलाज करने आए थे। डॉक्टर जेंग ग्रैंडफादर यूफेंग को चेक करके एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग किसी और डॉक्टर को बुला लो। ये सुनते ही एक मास्टर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहते हैं, डॉक्टर जेंग, आप हमारे टाउन के सबसे बड़े काबिल डॉक्टर हैं, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप प्लीज बताइए हमें। हमारी जिंग फैमिली भले ही कंगाल हो जाए, लेकिन आपकी हर डिमांड पूरी की जाएगी। डॉक्टर जेंग अफसोस के साथ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इलाज नहीं करना चाहता, पर मास्टर यूफेंग की हालत इतनी नाजुक है कि मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी कमरे में एक जोश भरी कॉन्फिडेंट आवाज गूंजती है। यूनसेओ कहता है, मुझे ग्रैंडफादर का इलाज करने दीजिए। तो मास्टर कहते हैं कि यूनसेओ, मुझे तो याद नहीं कि तुम्हें इलाज करना भी आता है। आंटी जिंगयांग कहती है कि उसे कोशिश करने दो। आंटी की बात सुनकर यूनसेओ आगे बढ़ता है। वो डॉक्टर जेंग से कहते हैं, कृपया आपका सामान इस्तेमाल करने दीजिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ग्रैंडफादर घायल हुए, ये गलती मैंने की है, तो इसे सुधारूंगा भी मैं ही। यूनसेओ उस मास्टर से वो जहरीला खंजर मांगता है जिससे ग्रैंडफादर पर हमला हुआ था। फिर वो डॉक्टर जेंग से एक नीडल मांगता है। यूनसेओ उस नीडल को खंजर पर रखता है। ये अजीब हरकत देखकर डॉक्टर जेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं इतने सालों से इलाज कर रहा हूँ, पर बेजान चीज पर ऐसे नीडल इस्तेमाल करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ये सब ढोंग है। लेकिन अगले ही पल यूनसेओ कुछ ऐसा कहता है जिससे डॉक्टर जेंग की होश उड़ जाते हैं। यूनसेओ कहता है, जैसा सोचा था मैंने, ये वही है। ये डिवाइन नीडल 8 टेक्निक्स में से एक है। डॉक्टर जेंग हैरानी के साथ सोचते हैं, डिवाइन नीडल 8 टेक्निक? ये तो सबसे ऊंची, सबसे लेजेंडरी नीडल टेक्निक है। इस लड़के को ये कैसे मालूम? यूनसेओ कहता है, जैसा मैंने सोचा था, इस खंजर पर जहर है और इस सिल्वर नीडल को देखकर लगता है ये तो जीलिंग भाई का जहर है। मास्टर कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास इसका इलाज है? यूनसेओ कहता है, इस जहर का इलाज करना मुश्किल नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि ग्रैंडफादर के जिस्म पर कई अंदरूनी पुरानी चोटें हैं। इन पुरानी चोटों से जहर का असर और भी ज्यादा बढ़ गया है। यूनसेओ कागज पर कुछ लिखकर मास्टर को देता है। यूनसेओ कहता है, अंकल फेंग, इस पर्ची के हिसाब से सारी दवाइयाँ ले आओ। अंकल फेंग कहते हैं कि यूनसेओ, इस पर लिखी कुछ दवाइयाँ तो हमारे पास नहीं है। उस पर्ची को देखकर डॉक्टर जेंग भी चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ, ये जो जड़ी बूटियाँ तुमने लिखी है, 7 कलर्ड स्वान ग्रास, ये शायद पूरे रेड लीफ टाउन में कहीं नहीं मिलेगी। यूनसेओ जवाब देता है कि इसे ढूंढना क्या इतना मुश्किल है? डॉक्टर जेंग कहता है कि मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। अगर ये कहीं पर मिल सकता है तो ये यहाँ से बहुत दूर वांगसुई सिटी में मिल सकता है। ये सुनते ही यूनसेओ चिंता में पड़ जाता है। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने ही उनके पास थे। एक तरफ जहर था तो दूसरी तरफ एक लंबा और खतरनाक सफर। आंटी जिंगयांग कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, सभी लोगों को आसपास के इलाकों में दवाइयाँ ढूंढने के लिए भेज दो। यूनसेओ कहता है कि जहाँ तक वांगसुई सिटी की बात है, वहाँ मैं खुद जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनसेओ को घर की छत पर दिखाया जाता है। वो अभी भी खुद को ग्रैंडफादर का गुनहगार मान रहा था। तभी उसके पास बिंग लिंग आती है। वो कहती है, अभी भी पछता रहे हो? ये तो तुम्हारी गलती भी नहीं है। वो कमीना हुआंग टोंग बहुत चालाक था। यूनसेओ कहता है कि वैसे तुम जिस सील की बात कर रही थी वो क्या है? बिंग लिंग कहती है कि असल में मैं कभी एक प्रिंसेस हुआ करती थी, फिर मेरे साथ एक हादसा हुआ और किसी ने मुझे इस पुरानी तलवार में सील कर दिया। बेशक मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। अगर तुम मेरी सील तोड़ने में मदद करोगे तो तुम्हें एक खूबसूरत दोस्त भी मिल जाएगी। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है ना? यूनसेओ ताना मारते हुए कहता है, तुम जैसे ऑर्डिनरी दिखने वाली लड़की खूबसूरत होगी? मुझे तो हंसी आ रही है। बिंग लिंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन यूनसेओ उससे पहले उसका हैंडल पकड़कर उसे सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है। उस रूहानी दुनिया में यूनसेओ देखता है कि बिंग लिंग को हजारों चमकते हुए धागों ने जेल में कैद कर रखा था। हर धागा एक पावरफुल फॉर्मेशन था। यूनसेओ हैरानी से कहता है कि बहुत ही उलझा हुआ सील है। बिंग लिंग कहती है कि बस इतना बताओ कि तुम इसे तोड़ सकते हो कि नहीं? यूनसेओ कहता है कि हाँ, लेकिन अभी की पावर से इसे सिर्फ थोड़ा सा ही तोड़ सकता हूँ। बिंग लिंग खुशी से झूम उठती है और कहती है, हाँ, वो भी चलेगा, जल्दी तोड़ो। यूनसेओ अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस सील पर वार करता है। रियल वर्ल्ड में भी उसके आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान आ जाता है और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो सील टूट जाती है और हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में बिंग लिंग अपनी असली रूप, इंसानी रूप में वापस प्रकट हो जाती है और वो सच में बेहद खूबसूरत थी। यूनसेओ तो उसे बस देखते ही रह जाता है। बिंग लिंग स्माइल के साथ कहती है कि फाइनली मैं आजाद हो गई। सोचा नहीं था तुम लड़के
काफी काबिल हो गए। यूनसेओ कहता है कि दिखने में बुरी नहीं हो, बस ये नहीं पता कि इस तलवार की ताकत बढ़ेगी या नहीं। ये सुनकर बिंगलिंग मुस्कुराती है और चुटकी बजाकर एक छोटा सा अटैक करती है, जिससे यूनसेओ के चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। यूनसेओ कहता है ये क्या पागलपन है। बिंगलिंग हंसते हुए कहती है कि तुम ही तो जानना चाहते थे कि तलवार की ताकत बढ़ी या नहीं। सीन शिफ्ट होकर एक अजीमोशान महल में जाता है, जहाँ एक एल्डर और बहुत सारे डिसाइपल एक पत्थर के स्टैचू के सामने घुटने टेके हुए थे। एक डिसाइपल कहता है कि भाई टियान, इतनी रात को एल्डर ने हमें यहाँ सिर्फ घुटने टेकने को बुलाया था क्या? टियान कहता है चुप करो, तुम्हें क्या पता, ये हमारे परिवार की भविष्यवाणी है। सामने ये जो स्टैचू है वो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। ये हर 100 साल में एक बार ही जागता है और उस अगले इंसान के बारे में बताता है जो जिंग फैमिली की किस्मत बदल सकता है। टियान बताता है कि पिछली बार भविष्यवाणी में जिसका नाम आया था वो थे महान वार गॉड जिंग फुटू। इस बार जिसका भी नाम आएगा वो वार गॉड मेंशन का अगला सक्सेसर बनेगा। तभी वो स्टैचू एक्टिवेट होकर चमकने लगती है। हवा में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। सभी की निगाहें उस पत्थर के स्टैचू पर टिकी थी। 100 साल के इंतजार के बाद एक नए मसीहा की उम्मीद थी। मास्टर कहते हैं वो आ गया, और जब उस पत्थर पर रोशनी से एक नाम उभरा तो वक्त जैसे रुक गया। वो नाम था जिंग यून शाओ। ये नाम एक भविष्यवाणी थी जो पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाली थी। सभी ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और इसी क्लिफहैंगर के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। अगला एपिसोड बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो पर कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।